झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम लोग अभी झारखंड में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पूरा इंडियन हिस्ट्री और पूरा बायोलॉजी को खत्म कर लिया है और आज पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज का मेन उद्देश्य क्या होता है? इम्पोर्टेंट टॉपिक को फाइंड करना और उसे पढ़ लेना, क्योंकि उन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन को बनाया जाता है और यह सिर्फ झारखंड के एग्जाम में ही नहीं बल्कि सारे एग्जाम में देखा जाता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो या सेंटर का हो। बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल सबका यही धंधा है और इस चीज को हम लोगों ने हिस्ट्री और बायोलॉजी में अनुभव किया है और यही सबसे बेहतर तरीका है कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स को गेन करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पॉलिटी को। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में कौन सी भाषा साइनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? और यह क्वेश्चन जेएसएससी सीजीएल 2015 में आया था। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल था? ऑप्शन नंबर ए डोगरी, ऑप्शन नंबर बी उर्दू, ऑप्शन नंबर सी बोडो, ऑप्शन नंबर डी उड़िया। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बोडो। ठीक है, अब चलिए 8वीं अनुसूची से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक में दिया गया है और 8वीं अनुसूची आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बाद में संविधान को संशोधित करके और भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था वहां पे सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 21वें संविधान संशोधन के बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ और भाषाओं को जैसे कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया। और अभी जो सबसे लेटेस्ट संशोधन 2003 में, जिसे हम लोग 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जानते हैं, उसमें जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया 8वीं अनुसूची से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? और ये क्वेश्चन जेएसएससी ने एसआई के एग्जाम में पूछा था। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या थे? म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान या मालदीव। क्वेश्चन क्या है कि सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए सार्क कंट्री को हम लोग कैसे एक आसान सा ट्रिक से याद करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये हो गया हमारा सार्क का फुल फॉर्म और इसमें टोटल 8 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी कंट्रीज है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब इन 8 देशों को याद करने का एक बहुत आसान सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अगर आप इन 8 देशों को देखिएगा तो इसमें सबसे बेहतर और सबसे डेवलप कंट्री कौन है? अपना इंडिया है। तो अब जाहिर सा बात है कि सबसे अच्छा एमबीबीएस का कॉलेज भी कहाँ होगा? अपना इंडिया में होगा। ठीक है, तो अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे कहाँ के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? अपना इंडिया के कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहिए। इसी से इसका ट्रिक बन गया अपनी एमबीबीएस सबसे बेस्ट है सार्क कंट्री में। तो ए से हो गया आपका अफगानिस्तान, पी से हो गया पाकिस्तान, एन से हो गया नेपाल, आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया मालदीव, बी से हो गया बांग्लादेश और एक और बी से हो गया भूटान और लास्ट में हमारा बच गया श्रीलंका। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सार्क कंट्रीज को याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या की सीमा क्या है? ठीक है, अधिकतम संख्या की सीमा क्या है? जेएसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या थे? 250, 320, 450 या 500। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 500। अब चलिए हम लोग विधानसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते, जहां से आगे भी क्वेश्चन
देखे जा सकते हैं। विधानसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह अनुच्छेद 172(1) में दिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि विधानसभा को राज्यों से जुड़ी हुई सभी कानूनों, विषयों तथा राज्यों की विकास के लिए गठन किया गया है, ठीक है। राज्यों के लिए गठन किया गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि विधानसभा की अवधि 5 साल के लिए होती है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्यपाल 5 वर्ष से कम समय में भी विधानसभा का विघटन कर सकते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, विधानसभा से चुनकर आने वाले सदस्यों की उम्र 25 साल से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, विधानसभा एक स्थायी सदन नहीं है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह एक स्थायी सदन नहीं होता है। सातवां और अंतिम इंपॉर्टेंट पॉइंट, संविधान के अनुसार किसी भी विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। यहीं से जो है क्वेश्चन को पूछा गया था। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन कुछ स्टेट में अपवाद देखने को मिलता है। जैसे गोवा में सिर्फ और सिर्फ 40 सदस्य है, सिक्किम में सिर्फ और सिर्फ 32 सदस्य है तथा मिजोरम में 40 ही सदस्य हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऊपरी सदन, जिसे राज्यसभा कहा जाता है, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निभाया जाता है? हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं राज्यसभा से रिलेटेड। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है, इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा की बैठक नई दिल्ली में संसद भवन में होती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, जिसमें 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और बाकी के 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं, यानी कि नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का प्रमुख कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में चुने जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से काफी एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है और आगे भी पूछते रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया राज्यसभा को लेके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था? 15, 18, 22 या 24? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 22 भागों में विभाजित था। अब चलिए हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें टोटल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और इसे 26 नवंबर 1949 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। और तब से लेके अभी तक कई संशोधन हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से अनुच्छेदों की संख्या 448 बढ़कर हो गई है और इसके टोटल 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अब नीति आयोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि नीति आयोग भारत का थिंक टैंक होता है, यानी कि सारा जो भी योजना होगा, नीतियां होगी, सारा यही बनाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है? इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इससे पहले इसे योजना आयोग कहा जाता था, ठीक है। तो ये कोई नया चीज नहीं हो गया, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले देश की नीतियों को कौन बनाता था, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात क्या हो जाता है कि योजना आयोग कब बना था? तो योजना आयोग कब बना था? 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन जो है
पूछा गया है एग्जाम में, झारखंड के एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन जो है झारखंड के एग्जाम में पूछ लिया गया है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो फिर से ये क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है। चलिए अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग के बाकी सदस्यों का भी चयन कौन करता है? प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित 2 उद्देश्य थे? खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक विकास, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, स्वनियोजन और बेहतर पोषण, औद्योगिक विकास और संसाधन संरक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देख लेते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य रोजगार बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन पर जोर देना था। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का भी नारा दिया गया था। और क्या उद्देश्य था? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई थी। और इस योजना में ही MNP जो है पहले वर्ष में स्टार्ट किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना। और MNP का मॉडल को DP धर द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, और 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन अभी का सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, ताकि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो अभी हो गया है कुछ घटनाओं के कारण उसके राजधानी को याद कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलैंड की राजधानी कौन सी है? म्यूनिख, वार्सो, लिस्बन या पोर्ट मोरेस्बी? तो इसका सही आंसर क्या है? वार्सो। ठीक है, अब झारखंड में कैपिटल पूछना वैसे ही बहुत आम बात है, लेकिन अभी का जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग हमें इन कंट्रीज का कैपिटल याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला कंट्री क्या है? रूस, जिसका कैपिटल क्या है? मॉस्को। अब क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है, रसिया यूक्रेन का युद्ध के कारण। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कंट्री क्या हो जाएगा? यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन का कैपिटल क्या हो जाएगा? कीव। तीसरा कंट्री हो जाएगा इजराइल। इजराइल का कैपिटल क्या है? यरूशलेम। ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीका का एक बॉलर है मार्को जैनसन। ठीक है, लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? येनसन। उसी तरह यहाँ पे क्या है? जेरूसलेम। इसको नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? यरूशलेम पढ़ना है। ठीक है, और चौथा इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है आपका फिलिस्तीन, जिसे इंग्लिश में हम लोग पैलेस्टीन भी बोलते हैं। इसका क्या हो जाएगा आपका? ईस्ट यरूशलेम। और एक आखिरी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का क्या कैपिटल होता है? काबुल। ठीक है, तो इन 5 कंट्रीज का कैपिटल अभी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम के लिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज्य में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? 12%, 22.5%, 30% या 50%? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 50% आरक्षण दिया गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गोलमेज के बारे में हम लोगों ने हिस्ट्री का जो सीरीज कंप्लीट किया वहां बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लंदन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1975 में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? अब इसका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। देखिए 1975 में पूछा गया है। 1975 में प्रधानमंत्री कौन थी? मिस इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से इसकी घोषणा जो है 1 जुलाई 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। ठीक है, ये ऑब्वियस है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, इस कार्यक्रम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान क्या क्या थे? शहरों और कृषि भूमि के लिए भूमि की सीमा, धन का समान विभाजन, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, जल संरक्षण योजनाएं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें प्रावधान लाए गए थे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? सरकरिया आयोग, एटकिंसन आयोग, साइमन आयोग या टोटेनहम आयोग?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साइमन आयोग। अब ये क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड जीएस के लिए भी, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि 1928 में ईसाई आदिवासियों की एक राजनीतिक शाखा उन्नति समाज ने साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा था। इस ज्ञापन में पूर्वी भारत में एक आदिवासी राज्य बनाने की मांग की गई थी। ज्ञापन सौंपने वाले बड़े नेताओं में से एक नेता जयपाल सिंह मुंडा और राम नारायण सिंह शामिल थे। इसी उन्नति समाज को 1939 में आदिवासी महासभा के नाम पर चेंज कर दिया गया और अध्यक्ष के रूप में जयपाल सिंह मुंडा को चुना गया, ठीक है। ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे ऊंची स्थान पर निम्न में से क्या है? जिला परिषद, ग्राम सभा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? तो पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे ऊंची स्थान पर जिला परिषद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में 3 स्तर शामिल होता है, ठीक है। पहला स्तर क्या होता है आपका? ग्राम पंचायत। इससे ऊपर क्या होता है? पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला परिषद होता है, ठीक है। पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। भारत में पंचायती राज की स्थापना को 24 अप्रैल 1992 से माना जाता है और पंचायती राज व्यवस्था के प्राथमिक उद्देश्य क्या होते हैं? योजना बनाना, विकास करना और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। 1989 के जनरल इलेक्शन में पहली बार वोट डालने का अधिकार यूथ को किस उम्र पर मिला? ए 18 वर्ष, बी 19 वर्ष, सी 20 वर्ष या डी 21 वर्ष? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष में मिला। अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ईयर 1988 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के शासनकाल में 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, ठीक है। और इस एक्ट में क्या हुआ कि जो पहले वोट डालने की उम्र होती थी 21 वर्ष, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। 1988 का ठीक 1 वर्ष बाद क्या होता है कि 9वां लोकसभा चुनाव संपन्न होता है, ठीक है। कब? 1989 में, 1 साल बाद। और इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा वोट लाता है लेकिन बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है। अब क्योंकि सबसे ज्यादा वोट लाने वाला पार्टी कौन होता है? कांग्रेस। इसीलिए प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता देती है, लेकिन कांग्रेस एक बहुत सरप्राइजिंग डिसीजन लेती है और सरकार को ना बनाकर विपक्ष में बैठने का निर्णय लेती है, ठीक है। अब इससे क्या होता है ध्यान से देखिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहली बार भारत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है और पहली बार ही गठबंधन की सरकार भारत में आती है। भाजपा और कुछ अन्य क्षेत्र पार्टी मिलकर नेशनल फ्रंट की सरकार को बनाते हैं। और हमारा 10वां प्रधानमंत्री कौन होता है? 10th प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? विश्वनाथ सिंह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई 1989 के जनरल इलेक्शन को लेकर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भारतीय नियोजन आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1950, 1951, 1942 या 1949? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1950। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2015। और नीति आयोग को ही पहले क्या बोला जाता था? नियोजन आयोग। नियोजन आयोग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? मार्च 1950 में हुई थी। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में उच्च न्यायालय के जजों की रिटायरमेंट उम्र क्या है? उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस क्या क्या है? 62 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष या
61 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 62 वर्ष। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए कि सबसे पहले हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज क्या हुआ करती थी? 60 वर्ष हुआ करती थी। और सुप्रीम कोर्ट की जजों की रिटायरमेंट एज क्या होती थी? 65 ईयर्स। अभी भी कितना है? 65 ईयर्स ही है। लेकिन हाई कोर्ट का रिटायरमेंट एज को 60 ईयर्स से बढ़ा के 62 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, ये कब हुआ? 15वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ। चलिए अब आगे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूपीएससी के अध्यक्ष का चयन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार या अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अब राष्ट्रपति किन किन लोगों का चयन करता है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग अभी यहाँ पे सीख लेते हैं। ठीक है, तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किसका नियुक्ति करता है? कैग का नियुक्ति करता है, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का नियुक्ति भी प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। मुख्य चुनाव आयोग या किसी भी अन्य चुनाव आयोग का जो आयुक्त होता है उसका भी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष और बाकी सदस्यों की भी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। यही हमारा जो है क्वेश्चन में पूछा गया था। राज्य के राज्यपाल या उपराज्यपाल केंद्र शासित स्टेट्स में होता है। ठीक, और यही केंद्र शासित स्टेट्स को चलाता है। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्या है राष्ट्रपति का काम? कि संसद को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। गतिरोध की स्थिति में वह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया प्रेसिडेंट को लेके। आगे भी अगर प्रेसिडेंट का कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे तो वहाँ और पॉइंट्स को हम लोग ऐड करते जाएंगे जो इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय भाषा में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं की संख्या क्या है? ठीक है, देखिए इसी टॉपिक से ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 8वीं अनुसूची में भाषा को बताया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, लोकसभा की सिफारिश से या राज्यसभा की सिफारिश से। तो प्रधानमंत्री जो भी इंपॉर्टेंट काम करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, मंत्री का भी जो सिलेक्शन होता है यूपीएससी के बारे में भी हम लोगों ने जो अभी पढ़ा नियुक्ति के बारे में, वो भी वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।